नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी या रादर मेन एक्सपायरी से एक दिन पहले का सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में शुरुआत तो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई इंडिसेस में और इंडिसेस को लीड किया या फिर रिकवरी को लीड किया 18 है। हालांकि इंडिसेस आपको बंद फ्लैट दिखाई पड़ेंगे मोर लेस, और निफ्टी बैंक तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कहीं जाके बंद हुआ है। हालांकि सेंसेक्स 173 अंक ऊपर बंद हुआ। निफ्टी में खरीदारी थी 114% के आसपास की बढ़त दोनों फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी, लेकिन आईटी बैकफुट पे, निफ्टी बैंक बैकफुट पे था और आईटी में अच्छी रिकवरी। वो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया कई सारी अपग्रेड्स हुए, जिसमें इन्फोसिस का अपग्रेड है, टीसीएस का अपग्रेड है, एलेक्सी का अपग्रेड है, लेंटी इन्फोटेक माइंटी का अपग्रेड है, टेक महिंद्रा का डाउनग्रेड है। सो ऐसे अलग अलग अपग्रेड डाउनग्रेड के बीच में वहाँ पे एक अच्छी रिकवरी स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में खरीदारी थी, आज करीब 300 अंकों के आसपास की बढ़त वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में खरीदारी थी, 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। और प्राइवेट बैंक चले, पीएसयू बैंक चले, फार्मा मोर लेस फ्लैटिश साइड पे जहाँ आज कामकाज हुआ। एफएमसीजी मिला जुला कामकाज था, एचयूएल चल रहा था, आईटीसी चल रहा था, कोलगेट नहीं चल रहा था, नेस्ले नहीं चल रहा था। तो इस तरह से एक पूरा दिन पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा। लिकर के सिलेक्टिव स्टॉक चल रहे थे, डाइवर्सिफाइड स्पेस के कुछ कंपनियां चल रही थी, हैवी वेट में एलएनटी रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था, प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, कल चल चुका था वो। सो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बन रही थी और उसके अकॉर्डिंग ही कामकाज हो रहा था। हालांकि ट्रिगर बेस्ड मोमेंटम मार्केट में ज़्यादा आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, पीएसयू, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर आज खरीदारी थी। आईटी इसमें खरीदारी थी, बैंक्स में प्रेशर था। सो इन टोटल एक अच्छा दिन, रिकवरी का दिन कह सकते हैं, और इंडेक्स वापस 19,700 के ऊपर कहीं जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जब तक 19,600 570 को होल्ड कर रहा है एज पर रचना मैम, तब तक आप एटलीस्ट बने रहिए मार्केट में। और 44,500 निफ्टी बैंक के लिए क्रूशल है। अगर उसको वो होल्ड करता रहे या उसके नीचे कहीं जाके एक सब्सटेंशियल क्लोजिंग दे दे तो ये वीकनेस चली जाएगी, लेकिन 44,500 के ऊपर है जब तक, तब तक तो ठीक ही दिख रहा है निफ्टी बैंक पे। तो ये उन्होंने राय रखी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं तमाम सवालों को लेकर जो फेसबुक के ज़रिए भी आए हैं और साथ साथ कुछ सवाल जो कि हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए भी आए हैं। सबसे पहला सवाल कहाँ गया? ओके, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, यूट्यूब पे ही सवाल ले लेता हूँ पहले। ओके, अभी तो कोई सवाल ही नहीं दिख रहा मुझे। एनीवेज, तो पहला सवाल, हाँ, बीपीसीएल 1 साल के गैप के बाद डिविडेंड मिला, एवरेज बाय 415। तो मलिक साहब, ये आपका स्टेटमेंट है या सवाल है? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर ये सवाल है तो सर, ये स्टोरी बीपीसीएल के केस में एक ही स्टोरी है जो प्रिवेल करती रहेगी जब तक वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होती। बीपीसीएल एक अच्छा असेट है, वेरी नाइस असेट। जैसे बीएचईएल था, वैसे एक अच्छा असेट बीपीसीएल भी है, लेकिन इस असेट का बिकने के लिए रखा हुआ है, इसके लिए अलग अलग समय पर बोलियां आती रहती हैं, लेकिन उसको ख़रीदने वाला इन्वेस्टर होगा कि उसको ख़रीदने वाला एक कोई कंपनी होगी जो कि मालिकाना हक रखेगी, तो सिचुएशन बदलेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर जो माना जा रहा है कि वेदांता समूह ले सकता है इसको, लेकिन उसे माना जा रहा है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर वेदांता का कंफर्मेशन आ जाता है तो वेदांता इज़ एन इन्वेस्टर नहीं, इट्स एन ओनर नहीं। कोई फंड आ जाता है तो बात अलग है। तो वो एक एसेट बिक नहीं पा रहा है, उसे पीसेस में बेचने की बातचीत है। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तब तक के लिए कैश का हुआ डिविडेंड पे होता रहेगा और आप डिविडेंड लेते रहिए। स्टोरी अच्छी है, बट अगेन ये वही डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, नंबर कंसिस्टेंट है और अच्छी लार्जेस्ट ओएमसीज में से एक है। सो आप होल्ड करो, और तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसमें सरकार स्टेक सेल कर दे तो ज़्यादा अच्छा ट्रिगर बन जाएगा इसके लिए। ओके, एयर वीएसएल 2 लाख के ऐड कर लूँ। वीएसएल कौन सा स्टॉक हुआ? वरुण बेवरेजेस भी नहीं हो तो वीबीएल है। वीएसएल सर पूरा नाम भी तो ज़्यादा आसानी रहेगी, आपकी जितनी समझ नहीं है मुझे। ओके, वीबीएल, वरुण बेवरेजेस आ गया, शायद वीबीएल ही था, 20 ईयर्स के लिए। कुलदीप सर देखो, वरुण बेवरेजेस के केस में मैं कभी इसको बहुत समय तक लॉन्ग नहीं बोला। दो, ये कंपनी इतनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। ये कंपनी की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये कोका कोला की इंडिया में जब मतलब 3 भाई हैं जिनके सेपरेशन में ये एक कारोबार इनके पास आया है, बाकी एक के पास दूसरा कारोबार है इनका।
तो इन्होंने बॉटलिंग प्लांट भी खरीदा है कई कंपनियों के, और अपने भाइयों से ही खरीदा था। तो बेसिकली आगरा बेस्ड प्रमोटर हैं, दिल्ली में कामकाज है, अभी दिल्ली में मेजरली उनका डेवलपमेंट है, और पूरे इंडिया के लिए बॉटलिंग करते हैं पेप्सी को की, प्लस फूड का काम भी है, फूड एंड बेवरेजेस के भी आउटसोर्स प्लेयर है ये। सो कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, QSR में है, और इंडिया में 20 साल के लिए शायद या 30 साल के लिए पेप्सी से इनका ऑलरेडी टाई अप चल रहा है। सो एक पेप्सी इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, और 80% के रेवेन्यूज़ इंडिया में पेप्सी इनको लाकर जनरेट करके देते हैं। ना केवल इंडिया के लिए, शायद बांग्लादेश के लिए भी है, और नेपाल के लिए भी, 3 एरियाज़ के लिए। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यही बता दूं कि वरुण बेवरेजेस की जो प्रमोटर है, जो इनके रवि जयपुरिया साहब हैं, जिनकी RJ कॉप है, जो कि प्रमोटर है वरुण बेवरेजेस की भी एंड देवयानी की भी, वो RJ कॉप मेदांता में और लेमन ट्री में भी स्टेक ओन करते हैं। सो दो कंपनी इज गुड, इन टोटल कंपनी इज गुड, लेकिन फॉर 20 ईयर्स एनीथिंग, बीट TCS, बीट रिलायंस, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, 20 ईयर्स की स्टोरी ना हर 1 साल 2 साल के नंबर में रिफ्लेक्ट होगी, बदलते सिनेरियो में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप ये मुझसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ लेके मैं भूल जाऊं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप लेके भूल सकते हो। आपको हमेशा उसको आके देखना पड़ता है। आपका प्लॉट भी अगर आपने खरीदा होगा तो वो भी देखना पड़ता है कि साइड से रोड निकली कि नहीं निकली, कहीं बिजली खंभे लगे कि नहीं लगे। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आपको हर क्वार्टरली बेसिस पे, हर छमाही बेसिस पर, हर ईयरली बेसिस पे इनके नंबर्स को रिव्यू करते रहना है। लेकिन हाँ, लेकर रख सकते हो। एक ही फ्लॉ है कि चला हुआ स्टॉक है, और बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है, तो कहीं नीचे मिल जाए तो स्टोरी कुछ और बनेगी। लेकिन अभी के लिए आप ले लो, और अच्छे अच्छे QSR स्पेस के हैं। बस एक काम ये करना कि जब RJ कॉप खुद, यानी कि वरुण बेवरेजेस के मालिक खुद मेदांता में स्टेक रखते हैं, तो आप भी एक हॉस्पिटल साथ में ले लेना इसके, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी QSR में डेवलप हो रही है, उसी तरह की स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड हॉस्पिटल में डेवलप होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये इसी का ही साइड इफेक्ट है, जितना ज़्यादा QSR कंजम्पशन उतना ज़्यादा हॉस्पिटल कंजम्पशन। सो ऑटोमेटिकली वही प्ले करना आगे चल के। सो उसको भी आप साथ साथ आधार मान के ले सकते हो। ओके, रिलैक्सो एंड IEX काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है। IEX में तो सर शर्मा साहब मुश्किल ही है सिचुएशन, क्योंकि IEX आज नहीं चल रहा है, वैसे बहुत चला है, तो बहुत चलने के बाद अब ये नहीं चल रहा है। लेकिन रिलैक्सो एक बार को चल सकता है, मुझे लगता है ये क्वार्टर के नंबर से रिलैक्सो पिकअप करना चाहिए, तो रिलैक्सो आप होल्ड कर सकते हो। IEX के केस में मुझे ये क्वार्टर के नंबर अच्छे होंगे, क्योंकि सितंबर डिमांड अच्छी थी, तो रेट्स बढ़िया वहाँ पर मिले थे, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, रियलाइजेशन अच्छे होंगे इनके। तो Q2 के नंबर दोनों के लिए क्रूशियल है, नंबर पर नज़र रखिएगा। लेकिन पिकअप यहाँ से ज़्यादा अच्छा रिलैक्सो कर सकता है कंपेरेटिवली IEX के। HDFC बैंक एंड टाटा केमिकल फॉर 5 ईयर, अगेन सिद्धार्थ सर, दे आर गुड टू गो, आज भी कल भी, बट फॉर 5 ईयर हो, 5 मंथ हो, 50 ईयर हो, 500 ईयर हो, सिचुएशन एक ही है कि कोई भी कंपनी लंबे समय में, जब तक उसके नंबर को आप रेगुलरली रिव्यू करते रहो, स्टॉक को रिव्यू मत करो कि 5 साल बाद भी शेयर नहीं चला, लेकिन 5 साल बाद अगर उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो आप ज़रूर आराम से उनको लेकर रख सकते हो। शेयर आज नहीं तो कल फॉलो करेगा, शेयर प्रॉफिटेबिलिटी फॉलो करता है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक के प्राइस को फॉलो नहीं करती कभी भी। सो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तो शेयर 100% फॉलो करेगा उसे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन अगर शेयर प्राइस चल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चल रही है तो उल्टा होगा, स्टॉक नीचे आएगा। सो बेटर यही है कि HDFC बैंक एंड टाटा केमिकल बोथ आर वंडरफुल कंपनीज इन देयर ओन फील्ड्स, और दोनों को आप आराम से ले सकते हो। बट 5 ईयर के लिए हो या 50 ईयर के लिए हो, वो ड्यूरेशन आगे तय करेंगे। अभी के लिए आप उसे ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो किशोर जी, MMTC के केस में सर 12 साल के नंबर मैंने पढ़े हैं, 12 साल में इसका ऑपरेटिंग लॉस ही रहा है। इस बारी Q1 में प्रॉफिट आया है, लेकिन वो टर्न अराउंड नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी रेवेन्यू टूटा है और प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि अदर इनकम ने सपोर्ट किया। तो ये कंपनी में इन टोटल नंबर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको इस भाव को सपोर्ट करे। 1, ये SSTC, STC, MMTC, एंड्रू यूल, HMT, इन चारों के लिए एप्लीकेबल, इवन MTNL, पांचों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन क्योंकि PSU की तेजी थी तो ये सब चल रहा है। सो मैं अगेन उसी स्टांस को मेंटेन रखूंगा कि इनके नंबर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है इस तेजी में। अगर आपके पास है और आप पैसा बना रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी में अपना कैपिटल तो एटलीस्ट निकाल लीजिए। मुफ्त का शेयर आप जहां तक ले जा पाओ वो आपकी चॉइस है, लेकिन कैपिटल निकाल लीजिए, क्योंकि ये फियास्को वाली तेज़ी है PSU की, और ये 1300 रुपये दिखाकर फिर ये 30 रुपये दिखा चुका है। तो 13 का 100 का 30 हो गया, 30 का वापस 1300 भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी उसको सपोर्ट नहीं करती है। अब कल को करने लग जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं करती है। सो अभी के हिसाब से बेटर यही है कि आपको अगर कैपिटल में से पैसा, मतलब पैसा बन रहा है, तो आप पैसा लेकर कैपिटल निकाल लो। मुफ्त के शेयर के साथ आप पूरी ज़िंदगी बने रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो अपना, वो पहली प्रायोरिटी रखना है इस पर। पतंजलि केस में शिवम सर अभी तो नंबर पे नज़र रहेगी सेकंड हाफ की, क्योंकि वो जो पहला ओवरहैंग था इनकी प्रमोटर की होल्डिंग कम करने का, वो तो हो गया सॉल्व।
लेकिन अब दूसरा ओवरहैंग है इनके नंबर दूसरे छमाही के अच्छे होने चाहिए, पतंजलि के भी और विल्मर के भी। तो मेरी नज़र अब Q2 ऑनवर्ड्स नंबर के ऊपर है, क्योंकि ये नंबर थोड़े बेटर होंगे। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर। इन दोनों के नंबर पे आप इस क्वार्टर में नज़र रखना, अगर नंबर पिकअप करते हैं तो चीज़ें यहाँ से सुधर सकती हैं दोनों ही कंपनियों में। ओके, अब कुछ सवाल यूट्यूब के भी ले लेता हूँ जो आए हैं मेरे पास। हाँ, वेदांता क्या करें, ₹302 पे 103 शेयर हैं, खरीदे हुए हैं। तो फोगट जी, मेरे ख्याल से अगर आपने 302 पे खरीदा है तो आप अपना डिविडेंड का अकाउंट चेक करो पहले, मतलब जो सेविंग अकाउंट है उसको चेक करो, क्योंकि 100 शेयर अगर 300 रुपये पर है तो आपको बढ़िया डिविडेंड मिला होगा, कम से कम 190 रुपये पर शेयर के आसपास का, अलग अलग चंक्स में, कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये, कहीं 50 रुपये। तो अगर वो डिविडेंड आपको मिला है तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी कम कर दो, क्योंकि उतनी डिविडेंड तो आप मिल ही चुका है ना। तो ऐसा तो नहीं वो घर कहीं और चला गया, वो भी आप ही के पास आया। तो वो डिविडेंड का अमाउंट आप एडजस्ट कर लो और फिर देखो आपकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि ये एक डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है। दो वेदांता से वेरी गुड कंपनी, डाइवर्सिफाइड है, बट ये ज़्यादातर इसको जो अभी फैंसी बनी है वो बनी है डिविडेंड की वजह से। सो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड जाता था वेदांता में, वेदांता का डिविडेंड जाता था वेदांता PLC में, और वो डिविडेंड को पब्लिक को भी मिलता था। सो वो डिविडेंड स्टोरी अच्छी थी, इसलिए सबने लिया हुआ है। अब वो डिविडेंड स्टोरी खत्म हुई है क्योंकि कैश खत्म हुआ है हिंदुस्तान जिंक पे। नेवरलेस फिर से कैश आना, जनरेट करना शुरू हो जाएगा मेटल साइकिल इंप्रूव होते ही, और वापस वेदांता में आने लग जाएगा। तो आपके पास है तो आप बने रहो अगेन, बट अगेन आपकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रही। तो एक बार डिविडेंड स्टोरी का पार्ट चेक कर लो और उसके बाद अपनी एक्चुअल कॉस्ट रियलाइज़ करो कितनी है, उसके हिसाब से आप कॉल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, ट्राइडेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आर दीज गुड कंपनीज? देखिए सर, वर्धमान, सुबोध जी, दोनों ही कंपनियां इतनी ख़राब नहीं है। वर्धमान टेक्सटाइल इनफैक्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी टेक्सटाइल में, अच्छी मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप रादर कंपनी है। और ट्राइडेंट भी ठीक कंपनी है, बस चला बहुत है स्टॉक। वो एक स्प्लिट हुआ था कुछ सालों पहले, स्प्लिट के बाद ये शेयर दोबारा चल के 56-57 रुपये गया, 30-35 रुपये लास्ट में को याद है इसका दाम मैंने देखा था। कंपनियाँ अच्छी हैं, एक्सपोर्ट फ्रंट पे कंपनियाँ काम करती हैं, बट एक ही फ्लॉ है कि ये सेक्टर जो है साइक्लिकल है यूजुअली, क्योंकि टेक्सटाइल में कॉटन प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो इनकी इनपुट कॉस्ट है, और डॉलर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो इनकी एक्सटर्नल कॉस्ट है, यानी कि आउटपुट कॉस्ट होती है जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो, प्लस कंपटीशन बांग्लादेश से एंड अदर मार्केट से, वियतनाम वगैरह से इनको आता है। सो इन टोटल अगर आप सेक्टर को समझते हो तो आप एंटर कर सकते हो। दोनों में प्रेफरेबल बेट इज वर्धमान टेक्सटाइल। अगेन वॉल्यूम कम रहते हैं, ज़रा इसका ध्यान रखना, लेकिन भाव वाइज भी मतलब इवन दिस ट्राइडेंट भी बहुत बुरा नहीं है 30-35 रुपये पे। आप होल्ड करना चाहो होल्ड भी कर सकते हो, है आपके पास तो बने भी रह सकते हो, लेकिन अगर दोनों में एंटर करना चाह रहे हो तो सेक्टर को समझने के बाद एंटर करना, वन। और दूसरा, क्योंकि साइक्लिकल रहता है ये ऐसा नहीं कि इसमें सिक्युलर मूव है और ये बढ़िया मल्टीबैगर बन जाएंगे। और दूसरा, वर्धमान इज़ बेटर कंपेरेटिवली इन दोनों के। और भी सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनमें लिक्विडिटी भी है, उनको भी आप तलाश सकते हो चाहें तो। और बाकी अगर आप इनरवेयर स्पेस देख रहे हो तो पेज इज़ द बेस्ट। ट्राई लक्स को बस दूर रहना, बाकी किसी को आप चल लो, ये लक्स के वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से काफ़ी इशू चल रहे हैं। घोष साहब, डिविडेंड हिस्ट्री को लेके ही वेदांता की मैंने ये राय रखी है, क्योंकि डिविडेंड आगे कितना स्ट्रांगली जनरेट करता है ये डिपेंड करता है हिंदुस्तान जिंक के कैश फ्लो के ऊपर। आपको एंटर करना है, आप एंटर कर सकते हो, डिविडेंड स्टोरी तो रहेगी, बट द क्वांटम ऑफ डिविडेंड वुड बी लेस, क्योंकि एक समय पर वो बहुत डिविडेंड दिया उन्होंने, लेकिन अब वो डिविडेंड का पे आउट उतना नहीं रहेगा, लेकिन डिविडेंड स्टोरी रहेगी। सो डिविडेंड स्टोरी के लिए अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन वो बड़ी उम्मीदें मत रख के एंटर करना, और अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन डिविडेंड स्टोरी तो रहेगी इसमें अभी, क्योंकि कैश का हुआ है, डेट इस कंपनी के ऊपर बहुत है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक डेट फ्री है, तो वहाँ से कैश आता रहेगा, ये आगे फर्दर पास ऑन करते रहेंगे PLC को। तो आप डिविडेंड स्टोरी के लिए रखना चाहो रख लो, नीचे मिल रहा तो और अच्छी बात है, यील्ड बेटर हो जाता है। थैंक यू अनुराग जी, मतलब जो कोशिश करता हूँ, जो समझ में आता है वही बोलता हूँ। कल ही किसी ने कहीं मैंने पढ़ा था किसी कमेंट में कि कुछ नए नाम बताइए। नए नाम सर, बाज़ार में 6000 शेयर है, ठीक है, 7000 शेयर होंगे मोरलेस, 2200 निफ्टी में शेयर है। नए नाम मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन और ऐसे ऐसे बता सकता हूँ जिनके शायद आपने नाम भी ना सुने हो कभी। बहुत सारे SMEs, बहुत सारे स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, सब मुझे आइडिया रहते ही हैं मोरलेस, क्योंकि बहुतों के मैनेजमेंट से मिलता है और ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड से ज़्यादा हो गया मार्केट में। सो लेकिन नहीं बोलता हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है बोलने वाली। मैं एक ही समय पर TCS की तारीफ़ भी कर सकता हूँ तो उसकी बुराई भी करता हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम TCS नहीं लेने लायक भी हुआ है। तो जब लेने लायक लगता है तब बोल देता हूँ कि ले लीजिए, जब
अदानी पे मैंने ही कई बार नेगेटिव ट्वीट्स किए हैं, मैंने ही कई बार उसके नेगेटिव नंबर्स बोले हैं, लेकिन कई बार उसके बारे में पॉजिटिव भी बोला है, क्योंकि अदानी जब सिचुएशन वाइज ठीक होने लगा तब बोल दिया। जुबिलेंट इंग्रेविया का जिक्र अब मैं नहीं करता, टाटा कॉम का जिक्र मैं अब नहीं करता, यूएसएल का जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो भाग चुके हैं। उनमें क्यों फंसाना किसी को भी जिसका पैसा फंस जाए। एक ही प्रायोरिटी है, एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, कैपिटल प्रोटेक्शन करो। आज भी वही बोलूँगा, कैपिटल प्रोटेक्शन करो। आपका कैपिटल इज़ योर एवरीथिंग। जिस दिन आपने कैपिटल प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा बाजार क्या है। सो कैपिटल प्रोटेक्शन की प्रायोरिटी रखिए, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। पैसा आपको यस बैंक भी बना के दे सकता है, रिलायंस बना के दे सकता है, जो बनना है वो तो बन के ही रहेगा। लेकिन मतलब मनी हैज़ नो कलर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो रिलायंस हो। सो बी ट्रेड, आर यू एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, बी क्लियर। आपने पैसा छोटी अवधि के लिए डाला है, लंबी अवधि के लिए डाला है, बी क्लियर। लार्ज कैप डाल रहे हो, मिड कैप डाल रहे हो, स्मॉल कैप डाल रहे हो, जहाँ मर्जी डाल रहे हो, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ योर पहली प्रायोरिटी, बी क्लियर। तो कुछ सेट रूल्स हैं जिनको फॉलो कर लीजिए, शायद पैसा बच जाएगा। घाटा होगा या नहीं होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा या कम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा बच जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। खैर, डेल्टा कॉप, इफ़ कंपनी अपील बिफोर कोर्ट दे हैव टू सबमिट 25% अमाउंट। सर देखो जैन साहब, दो चीज़ें हैं, साफ बोल देता हूँ। पहला, ये कंपनी केपेक्स पूरा कर चुकी है, वन, तो इस कंपनी पे डेट नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, कैश रिच कंपनी है। दूसरी, मैनेजमेंट पुराने कई सालों से यही बिजनेस कर रही है, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ ये कंपनी यही बिजनेस कर रही है। सो कसिनो के बिजनेस में ये कंपनी लिटिगेशंस को बहुत सालों से झेल रही है, ये पहला पार्ट है, ठीक, वन। टू, इस कंपनी की, जो मैंने कल ट्वीट भी किया था कि कंपनी जिया मोदी के हस्बैंड की है। जिया मोदी इज़ इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट लॉयर। तो अगर कन्विक्शन आपको इन चीज़ों पर है तो आप लॉन्ग हो। दूसरी तरफ 16,000 करोड़ का डिमांड नोटिस है, जो कि बहुत बड़ा नोटिस है, कंपनी के 10 साल के रेवेन्यू से ज़्यादा बड़ा नोटिस है, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव सेटबैक भी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या कंपनी के बिजनेस पे कोई इफेक्ट आया है, वो इस क्वार्टर के नंबर में दिख जाएगा। अगर वहाँ कोई इफेक्ट नहीं है तो नोटिस 16,000 का, 17,000 करोड़ का हो, इंपॉर्टेंट ये है कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है और 16,000 करोड़ का डिमांड नोटिस है भी गोइंग फॉरवर्ड, तो कंपनी या तो उसको कोर्ट में चैलेंज करेगी या उसको रीपे करेगी। रीपे करेगी तो डेट आएगा, डेट आएगा तो डेट को रीपे करेगी, कैश जनरेट कर ही रही है, वरना उसको कहीं नेगोशिएट करेगी किसी ना किसी तरीके से। सेक्टर को बंद करने पे ही गवर्नमेंट उतारू हो गई, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सो फार सिचुएशन शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से एक ही चीज़ दिखाती है, 130 का स्टॉप लॉस लीजिए, आपको लॉन्ग जाना चाहिए, लेकिन आपका मतलब डेड एंड स्टॉप लॉस 130 रुपया होगा। 130 का स्टॉप लॉस लेके आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। ये एक नंबर मैंने आज जानकारों से बाद में निकाला है, तो आप एटलीस्ट उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल एक्सपायरी के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सभी सोशल मीडिया के हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे रोज़ 3:30 बजे आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।